यूनियन बैंक में बैंक मैनेजर हैं। गोला में भी आप सेवा कर चुके हैं, इस समय मोहम्मदी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गोला कन्नड़ समाज भी पढ़ करके और उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं हमारे नगर को, हमारे जिले को। आपका स्वागत है, आप मनुष्य से होने के ऊपर है। बच्चे हमारे जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, हमारा आज का मकसद केवल ये है, इसका कोई और कोई दूसरा मकसद नहीं है हो सके, और वो सब पदवियां अपने गोला में लाए। तो ऐसे बच्चों के सामने ऐसे प्रतिभाओं का परिचय कराना और उनको भी एक प्रतिभा के रूप में बन करके और उनको प्रेरणा देना और देश के लिए महत्वपूर्ण पदों तक पहुँचाना, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि जो लोग कृषि से जुड़े हैं, कृषि के क्षेत्र से यहाँ आ रहे हैं, क्यों तो हम उनका परिचय करा रहे हैं। जैसा कि हमारे बीच पूरे जिले से बच्चे आए हुए हैं। अभी हमारे बीच राजा लोने सिंह इंटर कॉलेज बितौली के भी 10 बच्चे आए हुए हैं। हमारे श्रीमान अरुण सिंह तोमर जी हमारे बेंगलुरु थे, जितने में उनके मार्गदर्शन से बच्चे 10 आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे देवगली से 30 बच्चे आए हुए हैं। देवगली इंटर कॉलेज से एग्रीकल्चर के 30 बच्चे आए हुए हैं। हीरा से छात्रावास इंटर कॉलेज से भी 20 बच्चे आए हुए हैं। हमारे अलीगढ़ पचतौर से 30 बच्चे आए हुए हैं। जो बच्चे हैं सब अपने क्लास के निकले हुए देश के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर के यहाँ आए हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो टहलता हुआ पकड़ लिया गया हो तो कार्यक्रम में नहीं छूटे। उन पर लगभग 1 महीने से अभ्यास किया गया है, उनको परखा गया है और उनको सुविधा दी गई है, तब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने आगे लक्ष्य तक पर भी पहुँचेंगे। इस उद्देश्य के साथ हमारे बीच सब पधारे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ, हमारे परिवारीजन, हमारे सहपाठी, हमारे विभिन्न संस्थाओं से भी सभी को आना है। हमारे लोग विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के भी लोग धीरे धीरे भी आएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। तो हमारा यह उद्देश्य है कि उन एग्रीकल्चर के बच्चों को प्रोत्साहित करना और आगे उनको पहुंचाना, मोटिवेशन देना चाहते हैं कि किस तरीके से तुम अपने गोला में कैसे अपने को आगे ले जा सकोगे, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। मदन मोहन को अपनी बात कहना चाहते हैं। आइए मदन मोहन, स्वागत है तुम्हारा। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें और सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम तथा विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोगों को देखकर यहाँ खुशी हो रही है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप आने वाले फ्यूचर में, प्रेजेंट टाइम में सब सब्जेक्टों से ज़्यादा है और आप सब लोग जागरूक हैं, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। हम देखते हैं कि लखीमपुर से हर यूनिवर्सिटी में, जो अपनी 4 यूनिवर्सिटी हैं जो यूपी कैडेट के थ्रू मेनली भरी जाती हैं, उसमें लखीमपुर से आने वाले बच्चों का क्रम बहुत ही पिछड़ा था, जब तक हमारे यहाँ ये कोचिंग माननीय विनीत गुरु जी भदौरिया जी के द्वारा संचालित नहीं किए गए थे। अब ये देखने को मिलता है कि यहाँ से लखीमपुर से बच्चे निकलकर विभिन्न विद्यालयों में पहुँचते हैं। अगर उनसे पूछा जाए आप कहाँ से आते हैं, तो यही एक जवाब होता है कि मैं 19 कृषि कोचिंग से आया हूँ। तो ये सुनकर अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ गोला से प्रतिवर्ष इंटरमीडिएट के बच्चे लगभग 2000 प्रतिवर्ष निकलते हैं, लेकिन उनका लेवल यूनिवर्सिटी में बहुत लो रहता है। ये एक संदेहपूर्ण बात है, बड़े दुख की बात है, क्योंकि इतना गोला में इतनी अच्छी कृषि की पढ़ाई होते पर भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर कहीं क्या कमी रह जाती है? उनके सोच में कमी, उनके मोटिवेशन में कमी या उनके पढ़ाई में कमी है? जो एग्रीकल्चर उसका लाभ या तो बायो वाले बच्चे ले रहे हैं या मैथ वाले बच्चे ले रहे हैं। यह एक दुखपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर का बंदा जो गांव से बिलोंग करता है, जो जानता है कि पेड़ किस प्रकार का होता है, पुष्प किस प्रकार का होता है, फल किस प्रकार का होता है, वो उस चीज से वंचित है। तो इस
इस सब चीजों का लाभ कराने को प्राप्त कराने के लिए हमारे गुरुजी कोचिंग संचालित कर रहे हैं, जिसका 6वां ईयर है। इस बार प्रतिवर्ष बच्चे निकलते हैं। हम लोगों का सिलेक्शन इसी कोचिंग से हुआ है। हमारा 4th ईयर है, जैसा गुरुजी ने बताया। हम मेरठ में पढ़ते हैं। हम इसी कोचिंग के बीज हैं जो आजकल वृक्ष की तरह हम सब लोग उभर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी हैं, बहुत से सीनियर इस कोचिंग से निकले हैं, जो हमसे 2 साल पूर्व इस कोचिंग के छात्र। फिर वो कहते हैं हमें कुछ करना है, कुछ करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये उम्र पढ़ने की है। इस समय हमको सिर्फ पढ़ना है। कुछ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाई उम्र निकल जाने के बाद नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रेजेंट टाइम में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य अपना एक होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूपी कैडेट से एग्जाम लेना है, ना कि हमें महाविद्यालय में लेना है, ना कि दूसरे बीए करना है। अगर आपको बीए करना है तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने से क्या फायदा? बीए करना है तो वो नॉर्मल सब्जेक्ट से कर लो, लिटरेसी से कर लो। एग्रीकल्चर इंडिया में सर्वोच्च सब्जेक्ट माना जाता है। फिर आप बीए करिए। हम सभी जानते हैं कि हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी के फादर यहाँ पर बहुत बड़े पैसे वाले नहीं होते हैं, और जिनके होते हैं वो IIT जाते हैं, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। जो बच्चे आम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आम घरों से बिलोंग करते हैं, वो कृषि करते हैं। और ये बात विश्वविद्यालय में हर प्रतिवर्ष हर बच्चे का जिसका सिलेक्शन होता है 50,000 रुपए उसको स्कॉलरशिप के रूप में, वजीफा के रूप में दी जाती है। तो अगर ये सुविधा सरकार हम लोगों को दे रही है तो इसका पूरा लाभ उठाया जाए। फिर इधर उधर भटकना क्या? जब हमको फ्री पढ़ाई सरकार करवा रही है और इतना अच्छा मौका हमको गोला में ही मिल रहा है कोचिंग के द्वारा, तो हम क्यों ना उस चीज में अपनी सहभागिता करें, क्यों ना उस चीज में अपना योगदान करें और वहां तक पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही तो है। 1 साल की मेहनत होती है। अगर आप 1 साल मेहनत कर लिए तो आपका पूरा लाइफ जो है गोल्डन लाइफ की तरह जियोगे, आप अच्छा जियोगे। आपको यूनिवर्सिटी देखने का मौका मिलेगा। बहुत से लोग अभी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो समझ नहीं पाते यूनिवर्सिटी होता क्या है। वो एक महाविद्यालय नहीं है। आप यहाँ एक महाविद्यालय देखते हो, उसमें 100 रूम है, 100 कमरे हैं, बरामदा है। उसमें 5-5 महाविद्यालय होते हैं, 6-6 महाविद्यालय होते हैं। वहाँ प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर किस तरह पढ़ाते हैं आप सब लोग जानते हैं। स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, बायो प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है। आप कभी ये देखते हो कि ये रूट है, लेकिन रूट के अंदर जो निमेटोड पाया जाता है, लीफ के अंदर जो फंजाई पाई जाती है, बैक्टीरिया पाया जाता है, किस प्रकार से वो डिजीज कॉज करता है, किस प्रकार से इंसेक्ट जो है पेनिट्रेट करता है लीफ को, ये आप महाविद्यालय में नहीं देख पाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में लैब के द्वारा आप हर एक चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा डिजीज हमारे क्रॉप में काज कर रहा है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए और पहुंचिए, उसमें आपका भी भला है और आपके फैमिली का भी भला है। अभी सर ने बताया कि हमारी इस कोचिंग से बच्चों का सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MSc ज़ियारत के थ्रू हुआ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका मतलब है कि हमको ICAR की जो एग्रीकल्चर की इंडिया में सबसे बड़ी संस्था है वो एग्जाम करवाती है। अब की बार उसने NTA की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा एग्जाम करवाया गया था। विभिन्न जगहों पर सेंटर लगे थे। उन लोगों में हम लोगों के द्वारा एग्जाम दिया गया था। जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और अगर आपको अच्छे लगे तो आशीर्वाद जरूर प्रदान करना। अगर उग सको तो उगो सूर्य सा तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य सा तुम, सारे जहां में चमकते रहोगे। अगर उग सको तो उगो सूर्य सा तुम, सारे जहां में चमकते रहोगे। अगर कोशिशें तुमने जीवन में की हैं, अगर कोशिशें तुमने जीवन में की हैं, तो सारे जहां में चमकते रहोगे। महकाओगे खुशबू अपने त्याग की तुम, हर एक रोशन सवेरा करोगे। महकाओगे खुशबू अपने त्याग की तुम, हर एक रोशन सवेरा करोगे। इनका उसे छीन लेना है, जो मांगे से नहीं मिलता उसे अब छीन लेना है। मगर एहसास तुमको हो कोई अन्याय ना हो, मगर एहसास तुमको हो कोई अपराध हो ना जाए कि जो है लापरवाह है उसको अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो मेरे पास दिमाग कम है, मैं कम पढ़ सकता हूँ। जो ये सोचेगा उसकी निगेटिविटी आती है माइंड में, और जो निगेटिविटी आएगी तो उसका जो वर्किंग एक्सपीरियंस होगा वो भी कम पड़ जाएगा, वर्किंग पावर कम पड़ जाएगा, कार्य करने की क्षमता कम पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा हाईएस्ट थिंकिंग रखो। ये समझो कि मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा पहुँचूंगा, और जो सोचोगे
वैसे बनोगे। हम लोग नर्सरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से आके इंटर तक माँ बाप पैसे खर्च करते हैं। क्यों खर्च करते हैं? इसलिए क्योंकि बच्चा कुछ न कुछ कर गुजरेगा, अच्छा जाएगा और खुद का फैमिली लेवल अपना वो संभाले, अच्छा करे। इसलिए इसके लिए कितना के बताऊं, बहुत दूर राहों में हम आ चुके हैं, बहुत दूर राहों में हम आ चुके हैं, अब मुझे पीछे हटना गवारा नहीं, अब मुझे पीछे हटना गवारा नहीं। अनेकों सहे कष्ट राहों में मैंने, अनेकों सहे कष्ट राहों में मैंने, अब उन्हें याद करके रुकना नहीं है। निडर मन से मेहनत निरंतर करो तुम, निडर मन से मेहनत निरंतर करो तुम, लेके नाम प्रभु का मंजिल चढ़ो तुम, लेके नाम प्रभु का मंजिल चढ़ो तुम। निश्चय सफलता कदम चूम लेगी, निश्चय सफलता कदम चूम लेगी। हम ये मानते हैं कि बहुत से बंदे हैं जो गलत संगति का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तो अच्छा पढ़े, 1 साल हो गया, उनका एडमिशन अच्छी जगह हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया, उनको अच्छा पैसा मिलने लगा, स्कॉलरशिप मिलने लगा। वो कहते हैं कि अब तो हमें पैसा घर से लेना नहीं है, क्योंकि लगभग 50,000 मिलता है के दौरान, होता है यूनिवर्सिटियों में, और उनके फ्यूचर के बारे में उनको खुद सोचने का मौका मिलता है। ऐसे गुरु जी हमारे हैं कि वो मोटिवेट करते रहते हैं और उनको पूर्णतः मौका मिलता जाएगा। ऐसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबको मेरा नमस्कार है। मैं यहाँ रुकूंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है, न समझ में आया हो, तो मुझसे पूछ ले एक बार, और पूरे मन से पूरे संघर्ष के साथ तैयारी करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा मदन मोहन जी, इस पूरे विश्व को खाना देने वाले का ये जो व्यापार है बहुत अजीब है। ऐसे युवा जो गरज रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे विश्व को खाना देंगे। जब तक संसार रहेगा, आप जैसे युवा पूरे देश विश्व के लिए खाना देने का प्रबंध करते रहेंगे। ये सभा ये कोई साधारण सभा नहीं है, ये ऐसी सभा है कि कैसे विश्व में खाद्य भोजन अच्छा हो, हमारे एग्रीकल्चर के नौनिहाल जो निकले हैं देश के लिए, सबको स्वस्थ खाना मिले, उनका भी कैरियर अच्छा हो, और पूरे विश्व में जो किसान देवता बोला जाता था, पुनः वो देवता के रूप में पूरे विश्व में पूजा हो उसकी। तो ये इस विषय पे बहुत अच्छा मदन मोहन जी ने बोला। नए बच्चे हैं, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना आग्रह दिया तो मुझे लगा कि इनका आग्रह कुछ चमत्कार दिखाएगा। वास्तव में बहुत चमत्कारी बात नहीं रही। इस उम्र में अगर ये ऐसा सोचते हैं तो मेरे ख्याल से इनको पूरे समाज को बहुत कुछ आगे देंगे, और हमारी बहुत अपेक्षा है उनसे। इसके साथ अभी निरंतर हमारे अतिथियों का, हमारे महानुभावों का आने का क्रम जारी है। समाज से सभी लोग प्रबुद्धजन को हरगांव आ चुके हैं, हरगांव से कुछ ही देर में हमारे बीच पधारेंगे। हमने भी बताया था कि लौकी के फादर ऑफ बॉटल आर्ट जिनको कहते हैं, लौकी का बहुत बड़ा, आप मानिए 8 फीट लौकी उन्होंने पैदा करके दिखाई है। वो डीन ऑफ हॉर्टिकल्चर अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय रह चुके हैं, श्रीमान शिवपूजन सिंह जी, अभी जल्दी ही हमारे बीच पधारेंगे। बहुत अद्भुत उनका रिसर्च है। हमने कहा कि आप बताइए क्या रामदेव जी से आपको मिलने का मौका नहीं मिला क्या? आपको ऐसा रिसर्च कर दिए हैं, इतनी बड़ी लौकी आपने पैदा कर दी है। तो बोले कि इसके कई उद्देश्य हैं। सेवक राम वर्मा जी आपका स्वागत है। तो बोले इसके कई उद्देश्य हैं। वो लौकी से शंख भी बना रहे हैं, नीचे का भाग खाने के रूप में और ऊपर का भाग शंख बनाने के रूप में। हमसे बोले, हमारी बृहद वार्ता हुई उनसे, हमने कर लिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए शंख में क्या होता है कि जीव होता है, लेकिन लौकी एक विशुद्ध रूप से जो इसका जो वादन है, ये बहुत परम पवित्र वादन है, वाद्य यंत्र है। तो इसको समाज को बनाना चाहिए, और उस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है। वो भी हमारे बीच अभी जल्दी आएंगे। डॉक्टर पंकज सिंह जी आएंगे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कानपुर, बाबू सिंगौर जी भी अभी आ रहे हैं। तो हमारे बीच सब लोग 1 बजे तक पधारेंगे और हम दीप प्रज्वलन का कार्य करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और
लेकिन विषय को बीच बीच में सूचित करना हमारा कर्तव्य है। जैसा कि हमारे बीच काफी लोग हमारे 85 अतिथि उपस्थित हो चुके हैं, सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। और हम लोग जब यहाँ पर थिएटर में थे तो ऐसे तो सुविधा नहीं थे, लेकिन जब से हमारे भदौरिया जी यहाँ पर छोटी बोले तब एक मतलब एक रास्ता मिल गया है यहाँ के छात्रों के लिए कि आगे जा सके। तो सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग का सहयोग दें और अपनी उन्नति के लिए हमेशा अग्रसर रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं आइए हमारे बीच प्राचार्य जी रजागंज सुभाष इंटर कॉलेज के प्राचार्य जी उपस्थित हैं, हमारे बीच आए। अमित जी आपको मंच पर आपका स्थान देने की कृपा करें। तो इस तरीके से हमारे बीच उत्तराखंड से उत्तराखंड बीज निगम में NS उसको उत्तराखंड बीज निगम कहते हैं, उसमें कार्य कर रहे CH इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत उत्तराखंड से चल करके आए हैं। आप जरा सोचिए, आप और भाभी जी दोनों लोग आए हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। वहीं अभी आपका संभाषण बाद में मिले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान इंद्रजीत यादव जी भाई साहब। हम आपसे निवेदन करेंगे कुछ हमारे बच्चों को कुछ संबोधित करने की कृपा करें, आपकी कृपा होगी। धन्यवाद। आदरणीय संचालक ही नहीं, मैं तो कहूँगा आप भोला नगर में जो शिक्षा की ज्योत 19 कृषि जो केंद्र आपने स्थापित किया है, संस्थान स्थापित किया है, इसके आप प्रबंधक के नाते मैं आपको गोला नगर वासियों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मुख उपस्थित क्षेत्र के सभी संभ्रांत नागरिक और हमारे संस्थान में या अन्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले हमारे प्रिय भैया और बहनों, छात्र छात्राओं, युवा मित्रों, आज ये कार्यक्रम आपके गोला नगर में जो आयोजित किया जा रहा है वास्तव में बहुत ही आदर्श कार्यक्रम है। मैं इनका बहुत ही आदर करता हूँ अपने ठाकुर साहब का, क्योंकि आपने गोला नगर में ऐसा संस्थान खोला है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर गोला के चारों तरफ 10, 15, 20 किलोमीटर के अंतराल में कोई ऐसी शिक्षण संस्था नहीं थी जो हमारे यहाँ की छात्रों की तैयारी कराती। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उसको तराशने की आवश्यकता थी। आपने गोला क्षेत्र के हमारे प्रिय भाइयों को, भैया और बहनों को, छात्र और छात्राओं को जिस तरीके से अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। आपने एक कीर्तन स्थापित किया है। आज के शिक्षण संस्थान में जो बच्चे पढ़ते हैं, आप उनको तैयारी ऐसी तैयारी कराते हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर तैयारी कराते हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी कराते हैं। आज के पढ़ाए हुए बच्चे विभिन्न विद्यालयों में अच्छे संस्थान जहाँ फैजाबाद है, कानपुर है या मेरठ है, आज ऐसी जगह पर जाते हैं और अपना प्रवेश उस प्रतियोगिता के माध्यम से अर्जित करते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण आपने गोला नगर में बनाया है। यहाँ पर ये कोई भाषणबाजी का समय नहीं है। शिक्षण संस्था में प्रवेश कराएं जो प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवाती हैं, जैसे हमारे भैया का पुण्य के शेष संस्थान जो चलता है, ऐसे संस्थान में आप लोग प्रवेश कराइए और आपका भैया या बहन हमारी जो है अच्छी प्रतियोगिता में सफल होकर अच्छे विद्यालयों में उसका प्रवेश होगा, तो वो दूर
नहीं होगा कि आपका बालक आपके क्षेत्र में आपके मान और सम्मान, आपको मान और सम्मान प्राप्त कराएगा। जब आपका बच्चा इतना बनेगा, आपको ही गर्व नहीं होगा, आपके गांव भी गौरवान्वित होगा और गांव ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र गौरवान्वित होगा। ऐसे शिक्षण संस्थाओं में आज आवश्यकता है हमको अपने अपने बच्चों को प्रवेश कराने की, उनको शिक्षा दिलवाने की आवश्यकता है। ये हो सकता है कहीं पर कमजोर रहे हों, लेकिन आप ऐसे शिक्षण संस्थाओं में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और कहेंगे मेरी ये स्थिति है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो एक समाज सेवा के कारण संचालित हो रही हैं, इनके अंदर जज्बा है, इनके अंदर एक कर गुजरने की क्षमता है, ये समाज की सेवा करना चाहते हैं और इस सेवा के माध्यम से हम सबका विकास करना चाहते हैं। और हमारा ही विकास नहीं, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं, हमारे जिले का विकास इनके ऊपर निर्भर है। अधिक बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी और समझदार हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, आपके परिवार का विकास होगा। आपके परिवार का विकास होगा तो समाज की भी उन्नत होगी, समाज की उन्नत होगी तो क्षेत्र का जो भी विकास होगा, क्षेत्र में लोग कहेंगे फला का लड़का, फला का बालक आज फला अधिकारी बना है। ऐसी शिक्षण संस्थाएं यहाँ आई हैं, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग वास्तव में किस्मती और भाग्यशाली हैं कि ऐसी शिक्षण संस्था में आप सबको बैठने का मौका मिला है, इनके विचार सुनने का मौका मिला है। ये हर वर्ष अच्छे बातों के यहाँ से निकालते हैं और प्रवेश कराते हैं। मैं इनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको हृदय से नमस्कार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग ऐसे संस्थानों में ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब को कह रहे थे कि हम क्या बताएंगे, लेकिन हमारे बच्चे जरूर सीखे होंगे आपकी वाणी से। इसके अलावा हमारे बीच हमारे अतिथि श्रीमान वीर सिंह जी चौहान जी भी आ चुके हैं। आपका मंच पर स्वागत है। हमारे बीच गन्ना विकास निरीक्षक श्रीमान सूर्यनारायण द्विवेदी जी, आप सीतापुर में SCBI हैं, आप हमारे बीच आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच पूरे प्रदेश में LDB के चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके बहुत ही सहेज व्यक्तित्व आपका आपके साथ रहते हुए पता नहीं चलता है कि आप प्रदेश की इतनी बड़ा पूंजी का संचालन कर चुके हैं। माननीय श्री सुजन लाल वर्मा जी, आप हमारे समीक्षा के रूप में हमारे मंच पर आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हमारे बीच हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे छोटे वृद्धजन, मित्रजन, सभी लोग, मातृशक्ति, सभी लोग आ रहे हैं। निरंतर आगे का कार्यक्रम का बढ़ता जाएगा और हमारे मुख्य अतिथि जल्दी ही हमारे बीच पधारेंगे। हमारे बीच संभाषण का क्रम भी जारी है। काफी लोग हमारे बीच हमारे छोटे भाई श्री रामराज सिंह, आप कार्गिल कंपनी में एक बड़े अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं, वो भी उपस्थित हैं। अन्य काफी लोग हमारे समाज से एकत्रित हैं। आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए हमारे बीच उत्तराखंड से आए हुए श्रीमान संजीत सिंह राणा जी हैं, हम उनके विचारों को सुनना चाहते हैं। आप आए और अपने बात को, अपने विचारों को रखने की कृपा करें। स्वागत है आपका। मेरा नाम संजीत सिंह राणा, उत्तराखंड से आया हूँ, जिला उधमसिंह ब्लॉक। मैं रिजाइन टाइम में चीफ सर्विस इंस्पेक्टर उत्तराखंड एजेंसी में हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ठाकुर साहब का, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और हमारी क्लास फेलो है उसके साथ में हमारे कुछ क्लास फेलो और भी आए हैं, पूर्ण द्विवेदी जी और उपाध्याय जो लंदन में हैं वो भी आए हुए हैं। और एक विश्व के यहाँ पर उपस्थित कार्य और सब भाइयों, मेरे कार्य विद्यार्थियों, माताएं बहनों, आपका स्वागत करता हूँ। मैं ऐसे संगठन में हूँ
बीज प्लांट का संस्था तो मैं गुणवत्ता और क्वालिटी चेक करता हूँ फील्ड में और फील्ड के साथ साथ लैब में भी हमारी क्वालिटी चेक होती है। सबसे पहले हमारे यहाँ कंज्यूम होता है बीज का हमारे सर्टिफिकेशन में। उसके बाद फील्ड में हम जाते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी देखने के बाद उसको हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो हमारे यहाँ अपने प्रोडक्शन में इंटेक करता है। उसके जस्ट बाद फील्ड पास होने के बाद हम उसकी पैकिंग कराते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग और विधायन होने के बाद उसको पैकिंग कराते हैं। पैकिंग जब हो जाती है तो उसमें हम नीला टैग लगाते हैं, उसको नीला टैग कहते हैं। और बीज दो प्रकार का होता है, फाउंडेशन उसको हम आधारी कहते हैं, फिर होता है प्रमाणित उसको हम सर्टिफाइड कहते हैं। सर्टिफाइड में नीला टैग लगता है और फाउंडेशन में व्हाइट यानी कि सफेद टैग। किसान भाई का अनुरोध है जो नीला टैग होता है वो प्रमाणित के काम आता है, उसका एक ही बार हम उपयोग करते हैं। और फाउंडेशन भी लाने के बाद वो मिट्टी से ही मिलता है, वो 2 बार काम आता है। उसके जब हम लोग बीज की पैकिंग करा देते हैं तो हम लोग उससे किसान को सर्टिफाइड यानी कि सर्टिफिकेट उपलब्ध करा देते हैं। इसके साथ साथ एक सीड और ब्रेन मतलब सीड के लिए क्वालिटी देखनी पड़ती है और वाइबिलिटी, एबिलिटी सारा सिस्टम देखना पड़ता है, क्योंकि वो लैब में टेस्ट होता है, वो ग्रे होता है, वो कहीं भी आप उगा सकते हो, उसकी कोई गुणवत्ता नहीं होती है। और इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, बहुत कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। जब हमारे खेत में बीज अच्छा होगा तभी उत्पादन भी अच्छा हो सकता है, तभी हम आगे फायदा कमा सकते हैं। तो बीज के बारे में आपने कैसे फार्म पे पैदा होता है और कैसे उसको बेचा जाता है, किसानों को कैसे प्रमाणित बीज मिलता है, उसके बारे में आपने अपने अनुभव अपनी बात बताई। और इसी क्रम में हमारे बीच श्रीमान जर्नैल सिंह जी उपस्थित हैं। आपसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे बीच उस 2 शब्द लेकर के बच्चों को प्रोत्साहित करने की कृपा करें। अपना लगा और कार्यक्रम बहुत होते हैं, कृषि कार्यक्रम लेकर मुझे होती है। जैसे मुझे कहा था किसान है, हम किसान है, ये बहुत गर्व की बात है। हमारा कृषि कार्यक्रम हमको भी शुरुआत करने का मिला। बिल्कुल जैसे भदौरिया जी कह रहे थे कि आप कुछ समाज लोग आके जंगल के किनारे बसे हैं, आपने बहुत कुछ किया, ये बात सत्य है। लेकिन दूसरी बात ये बात आप लोगों ने प्यार बहुत दिया। हम लोग पंजाब से आके उत्तर प्रदेश में बस गए हैं, लेकिन यहीं हो गए। पिछले वर्ष मेरी यहाँ से खेती भी कर रही थी और मेरे बच्चे मेरे पंजाब जाएंगे, मेरा मन नहीं हुआ, मैंने खेती नहीं की। क्या आप लोगों ने क्या देखते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं हमारे छोटे भाई उत्तराखंड चाहे बोल रहे थे कि बीज का किया जाता है, एक बहुत सरल तरीका मैंने भी अपनाया और किया और बहुत अच्छा। एक वेस्ट डीकम्पोजर भारत सरकार ने तैयार किया है, डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी गाजियाबाद की जगह, छोटी सी शीशी 20 रुपये में आती है। और उस शीशी को हमने 200 लीटर पानी प्लास्टिक के ड्रम में घोलकर और उसको 2 किलो को डालकर उसका मैंने पहले बीज का को किया, फिर मैंने खेत में डाला। मेरी कुछ लोग मजाक बना रहे थे, लेकिन मैंने इसको इस ऊपर डाल के मेरे इतने गेहूँ की पैदावार हुई, बहुत अच्छी पैदावार हुई। और मैं सब किसानों से, एक किसान भाई मेरे आए हुए हैं, सबको से अनुरोध करता हूँ उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि नरेंद्र मोदी जैसे नहीं कहते हैं कि हमारी दुनिया है, यही दुनिया है कि जैसे हमारा हर जगह दुनिया हो जाएगी। तो मैंने 20 रुपये की शीशी से ड्रम घोल बना के उसमें जितना मन हुआ बढ़ा लीजिए। और मैंने खेतों में स्प्रे किया, उसमें टिप द्वारा दिया, इतनी फसल अच्छी हुई कि हम सबसे अनुरोध करते हैं आप लोग भी उसको अपनाएं और गूगल पर सर्च करके देखिए, वेस्ट डीकम्पोजर नोट कर लीजिए, बहुत ही कारगर बनने में। अभिजीत सिंह जी जिन्होंने और यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर पंचायत सिंह, जर्नैल सिंह जी, सूर्यलाल वर्मा जी और सभी पंचायत सिंह सम्मानित साथियों,
और यहाँ पर उपस्थित नवयुवक और महिलाएं और सम्मानित बच्चों, उन्हें किसी संस्थान के प्रबंधक विनीत सिंह ने जिस उद्देश्य से ये संस्था चलाई कि यहाँ से विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा लेकर के अच्छे विश्वविद्यालय जाएंगे और वहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपना विकास का रास्ता तय करेंगे। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसे विकास के रास्ते झाड़ने नहीं होते हैं, वो स्वयं अपना विकास का रास्ता तय कर लेता है। हमने कई बार देखे कि भैया विनीत सिंह उनका एडमिशन कराने के लिए चाहे मथुरानगर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे फैजाबाद हो, हर जगह प्रयास करके और अपना पैसा भी खर्च करके उन्हें एडमिशन करा के उनका भविष्य तय करते हैं। हम उन्हें इन शब्दों में धन्यवाद दें कि निश्चित ही वो अपने वैसे कृषि के अलावा शिक्षक भी है और अपना इतना कीमती समय निकाल करके हमेशा सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर आए हुए सम्मानित विद्यार्थी, सम्मानित बहनें और सम्मानित लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे चाचा जी धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन आपके आशीर्वाद को हम स्वीकार करते हैं कि आपके पीछों पर आगे खड़े करेंगे। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जी श्रीमान प्रेम प्रकाश जी भी आप आ चुके हैं। आप हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ये दो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे नगर प्रचारक जी श्रीमान ब्रजेश जी का भी स्वागत है। हमारा जो ये सिलसिला चल रहा है, हमारा जो संभाषण चल रहा है, हमारे बीच पूरा जिला कारोबार जी भी आए हैं। श्रीमान राजेश जी, आपका भी स्वागत है, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये जो एग्रीकल्चर के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी लोग आज सर्व समाज से एकत्रित हैं। आइए, हमारे बीच ज्योति दीदी आई हैं, आपका बहुत स्वागत है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महा विश्वविद्यालय के लिए समर्पित, संपूर्ण समाज के लिए समर्पित होकर के आपका कार्य गोरा में चल रहा है। हम आपके पिताजी भी आए हैं और प्यारे बच्चों, गोला में विनीत सिंह द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण मास में हम सभी को इस पवित्र नगरी में पधारने का अवसर मिलता है। और सौभाग्य से मैं बगल के जनपद में और लखीमपुर जनपद में सेवा कर रहा हूँ, तो प्रतिवर्ष यहाँ आने का अवसर मिलता है और मैं आता हूँ। कभी दुर्भाग्य से कभी यहाँ पर ऐसा हुआ बीच में नहीं आ पाया, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और गोला नगरी और लखीमपुर जनपद के नौनिहालों के लिए और कृषि वर्ग के लिए बहुत ही कोचिंग बहुत ही अच्छा अवसर है आप लोगों को आगे अपना भविष्य बनाने के लिए। और इसकी प्रेरणा जो है विनीत सिंह, जो हम लोग साथ में नरेंद्र विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, तो इनके मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि हमारे जनपद का प्रतिनिधित्व इस अच्छे और उच्च कोटि के इंस्टीट्यूशन में कम है। और इसी प्रेरणा से भविष्य में इन्होंने कि हमारे जनपद के बच्चे अपने भविष्य के लिए अच्छी जगह जाएं, इन्होंने ये कोचिंग संस्थान प्रारंभ किया। और अच्छी बात है कि इनका उद्देश्य कभी लाभ कमाना ये नहीं रहा, आप लोग अच्छी शिक्षा पाएं और अच्छी जगह अध्ययन करके अच्छा कैरियर बनाएं, यही इनकी सबसे बड़ा उद्देश्य है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और बहुत सारे बच्चे आए हैं, मैं एग्रीकल्चर इंटर या हाई स्कूल के होंगे, उनके लिए विशेष रूप से मैं आग्रह करूँगा कि आप अपना समय दें। और पहले तो एक आपसे हमसे पूर्व एक वक्ता बोल रहा था जो अच्छा किसी इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत है, उसकी कुछ चिंताएं थी
ये यहाँ से कम बच्चे निकलते हैं, वहाँ जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये चिंता वाजिब है और इसके लिए आप लोग अभी से इंटर एग्रीकल्चर में अगर पढ़ना शुरू करते हैं जब, तो इंटर एग्रीकल्चर यूपी बोर्ड का सिलेबस इस प्रकार का है कि आप लोग समय बहुत ज़्यादा कम होते हैं और जो 50% प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं उन पर ज़्यादा निर्भर होते हैं और थ्योरी मिला के कम से कम फर्स्ट डिवीजन आ जाती है और आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो रिलैक्सेशन आपको घाटा देता है। उस समय का सदुपयोग करिए और अलग से पढ़ाई करिए, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। बहुत आसान है एग्रीकल्चर में फर्स्ट डिवीजन लाना, लेकिन आगे सीटें कम हो जाती हैं और सीटें कम होने के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता है। आप सभी को अभी जागरूक उतरे नहीं है कि आगे उन इंस्टीट्यूट में पहुँच के होता क्या। सभी का उद्देश्य है ना अच्छा कैरियर बनाना, कोई ऐसा तो है नहीं, सभी के अच्छे जॉब, लेकिन एग्रीकल्चर में आने के बाद आपका कैरियर सिक्योर है। कम से कम इतना मान लीजिए अगर आप अच्छी जगह एडमिशन ले लेते हैं और उसकी सीढ़ी यही इंटरमीडिएट से ही शुरू होती है, आपको डे फर्स्ट से पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि कोचिंग संस्था में सभी जा सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं द्वारा अध्ययन करके मेहनत करके ही पढ़ाई की जाती है। कोचिंग केवल गाइडेंस देती है। आप सिलेबस रखिए, क्वेश्चन पेपर रखिए प्रीवियस ईयर के। सबसे अधिक जरूरी है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, आप पिछले वर्षों के पेपर का सबसे पहले अध्ययन करिए और सब चीज़ें छोड़िए, तब आपको पता चलेगा कि है क्या, हमें पढ़ना क्या। इंटर की किताबों में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे बुक्स आते हैं, सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो अपना सिलेबस कवर करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, वो अलग बात है। पेरेंट्स को कुछ लोगे, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। लेकिन सबसे ज़रूरी है पिछला 10 मिनट या 5 मिनट जितना आप अध्ययन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनका सिलेबस लीजिए और ये कोचिंग संस्थाओं का सहयोग लीजिए। जिन टॉपिक में आप कमजोर हैं उनमें सलाह लीजिए अच्छे शिक्षकों से। हम जैसे लोग हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, नंबर मिल जाएगा, आपको हमेशा सहयोग करेंगे। लेकिन आप जब अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपका करियर बिल्डअप होगा, आप पढ़ाई कर सकेंगे अच्छी कम फीस में। एक अच्छी सुविधा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है। आपको हाई स्कूल और प्राइमरी लेवल पे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन जैसे उच्च शिक्षा के लिए आप जाते हैं तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपको गवर्नमेंट में ही मिलेंगे और वहाँ बहुत नॉमिनल फीस में आपकी पढ़ाई होगी, आपको पेरेंट्स को भी समस्या नहीं होगी, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आपको पहले एक अच्छा इंस्टीट्यूट पकड़ना है, तभी आप कैरियर को अपना उच्च स्तर पर ले जा पाएंगे। चाहे IIM हो, IIT हो, एग्रीकल्चर के, चाहे वैसे बहुत कॉलेज आपके क्षेत्र में खुले होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं जहाँ से बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। हम सभी मंच में बैठे हुए हैं, जितने कलीग्स हैं या बैचमेट हैं या जूनियर सीनियर, वो सभी अपने जो उद्देश्य था उसके आसपास हैं। और हमारा जो बैच था नरेंद्र विश्वविद्यालय का, आपको विश्वास दिलाता हूँ 54 हम लोग के उस समय सीटें कम थी और 54 में कोई भी ऐसा नहीं है जो अनएम्प्लॉयड हो या जिसको गवर्नमेंट में जॉब ना मिले। कुछ लोग IAS PCS और सब लोग कुछ ना कुछ एक अच्छी जगह पर हैं। तो कैरियर आपका एग्रीकल्चर में प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पहुँचते ही काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। और कुछ नहीं करेंगे तो अपने कृषि विकास में सहयोग करेंगे और एग्रीकल्चर में ही इनोवेटिव कुछ करके, यहाँ कई जनपद में हम सभी लखीमपुर में सेवारत रहे हैं, तो यहाँ बहुत अच्छे पेशेंट हैं करने के, जो अच्छे से खेती करके और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं और दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था यहाँ आने का, और इतने अच्छे बच्चे और बहुत सारी संख्या में देखने में बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ आए। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि अच्छा कैरियर हमें मिले। उसकी शुरुआत आपके इंटरमीडिएट की पढ़ाई से होती है, तो उस लिबर्टी का जो आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में मिलती है उसका लाभ लीजिए, समय दीजिए पढ़ाई को। पहले सिलेबस कवर करिए, अपने अच्छे मार्क्स लाइए और गाइडेंस के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश लीजिए। और मोटिवेशन, वो जो कह रहा था बच्चा कि मोटिवेशन बहुत जरूरी, तो मोटिवेशन मिलेगा कहाँ? मोटिवेशन मिलेगा, आप वेबसाइट पर जाइए, पहले यूपी में या अन्य जगह इंडिया में जितने इंस्टीट्यूशन हैं, अच्छा मोबाइल तो सभी आजकल यूज करते हैं, लेकिन उसे अक्सर
जहाँ इंटरनेट बहुत बड़ा भंडार है ज्ञान का, और बहुत कुछ उसमें ऐसा भी है जो आपको जिससे मतलब नहीं होता है, सारी सूचनाएं उसमें उपलब्ध हैं। हम लोग जब तैयारी करते थे तो कुछ भी ऐसा नहीं था, बड़ी समस्या होती थी, बड़े बड़े टेक्स्ट बुक खरीदने पड़ते थे, सिर्फ ये क्वेश्चन खोजना है किस बुक में मिलेगा, ये समस्या होती है। आजकल आपके पास आपकी पॉकेट में उपलब्ध है, एक क्लिक पे आप खोज सकते हैं, आप सारे फॉर्म ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, भर सकते हैं। हम लोग खरीदने जाते थे दूर दूर तक, यूनिवर्सिटी में मिलेगा कितने का, पहले वो बनवाओ बैंक ड्राफ्ट, वहाँ जमा करो तब फॉर्म मिलेगा। आजकल बहुत आसान है, आप लोग बस उसका सदुपयोग करिए। तो मोदी और क्रिकेट, वहाँ क्रिकेट भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सभी बच्चों का ये रहता है कि इंटर हाई स्कूल में कि ज़्यादातर समय इसी में जाता है कि आप संडे को सुबह से उठे 8 बजे सुबह निकले और रात 8 बजे से पहले नहीं लौटेंगे। ऐसा नहीं है क्रिकेट में हाँ खेलने की सलाह दे रहा हूँ, आप खेलिए, खूब खेलिए, लेकिन समय निर्धारित करिए हर चीज़ का। 2 घंटे शाम को जरूर खेलिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और मित्रता अच्छे ग्रुप बनाइए पढ़ाई के लिए, जिनका उद्देश्य हो कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है और अच्छा कैरियर बनाना है, उनको एक ग्रुप बनाइए। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, लेकिन उनमें क्या देखते हैं, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। और पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि बच्चे पर थोड़ा वॉच करिए, मोबाइल सबकी जेब में, लेकिन देखता क्या है और क्या करता है, अब उसका सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग, बस आपको इतना ही कंट्रोल करना है, उसको रोकना नहीं है कि आप मोबाइल में टच करिए, नेट में। और तो आप लोग सिलेबस पर ध्यान दीजिए, जहाँ कठिनाई आए वहाँ कोचिंग का सहारा लीजिए, पहले सारे टॉपिक खुद पढ़िए, जब ना समझ में आए तो कोचिंग में उसको ईजी किया जाता है, सिलेबस को सरल बनाया जाता है, आपको जो चीज़ नहीं आती है वो ईजी करके पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप सोचोगे हम लोग पढ़ लें, नहीं है पढ़ना, आप ही को मेहनत आप ही को करनी है, अभी निकल पाएंगे। अभी शायद आप लोगों को एहसास नहीं है कि आप जो ये उनका उद्देश्य है जो बड़े इंस्टीट्यूट में आपको भेजना, वहाँ से 100% करियर बिल्डअप आपको सफलता मिलेगी। जो चाहते हैं जितनी मेहनत करते जाए तो उतना आगे करियर आपका होगा। तो छात्रों की बात और करने की जहाँ तक बात है, तो आपके पेरेंट्स और सभी करने का जनपद है, बहुत अच्छे किसान हैं यहाँ पे, तो इन बच्चों की मदद उसमें लीजिए। आजकल सब चीज़ हाईटेक होती जा रही है और कहीं ना कहीं सही भी है, गन्ने बेचने से लेकर गन्ने की पूरी तैयारी, खेती, सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ उपलब्ध है आपकी वेबसाइट में। सबको आपके गन्ने के कैलेंडर एक एक किसान का केंद्र रोड वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप डाटा देख सकते हैं, कब आपकी पर्ची आएगी, कब आपका कैलेंडर लगा हुआ है, क्या आपको कंप्लेंट करनी है, जो समस्याएं हैं उनको सोसाइटी में जाके सोल्यूशन है, आपको सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है। बहुत सारे किसान शिकायत करते हैं कि हम मोबाइल नहीं देखना चाहते, इन बच्चों की मदद लीजिए, आप लोग भी अपने पेरेंट्स की मदद करिए। कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण में ये भी जरूरी है कि घर के सब काम करते हुए आप पढ़ाई करें, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करें या सिर्फ खेलें, समय का मैनेजमेंट करें, सबसे ज़्यादा पहले पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके बाद घर के काम, तब कहीं जाके खेल और मनोरंजन, वो भी जरूरी है समय के साथ। तो आप लोगों को मैं एक निवेदन करूँगा कि टेक्नोलॉजी से दूर मत भागिए, बच्चों को समय दीजिए और प्रेरित करते रहिए। और बच्चों आप लोगों को भी त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो पसंद की हैं, जो खेल के घंटे हैं, वो कम करने पड़ेंगे, बिना सेक्रीफाइस की बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो सबसे पहले जो 7-8 घंटे समय निकालिए पढ़ाई के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए। और इंटरमीडिएट तक तो आपको एडमिशन मिल गया मार्कशीट बेस्ड, अब आपके आगे हर चीज़ के लिए आपको कंपटीशन या प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, चाहे कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो, भविष्य में नौकरी या किसी चीज़ की तैयारी हो, अब से आपको जो भी मिलेगा वो कंपटीशन देके ही मिलेगा। तो अभी से उसको अपने आप को उस मोड पे डालिए कि आप तैयारी के लिए आगे आएंगे। और जो चीज़ सरल होती है, वो जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है, जो आपको चाहिए वो सरलता से नहीं मिलेगी। अतः ये जरूरी है कि आप लोग तैयारी इंटरमीडिएट जैसी प्रवेश लें तो तभी से शुरू कर दें, अंतिम समय में, अंतिम 1-2 महीने में सिर्फ प्रवेश पर जो पुराने पेपर्स हैं उनका सॉल्व करें और वहीं से कुछ निकलेगा, आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
तो कोचिंग में आए, मदद लें और अपने पेरेंट्स की मदद करें। गन्ना विभाग अब बहुत ही हाईटेक होता जा रहा है। सारा कुछ डाटा आपके वेबसाइट पे जा रहा है। प्रत्येक किसान का सिंगल एक का रकबा, आपके घोषणा पत्र, सब कुछ जमीन का बुलेट का सारा आपकी जमीन की डाटा हुआ विभाग में रजिस्टर करवाएगा। घोषणा पत्र सब लोग दे दीजिए समय के साथ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ कोई भी लोग थोड़ा बहुत करने से सभी जुड़े हैं। घोषणा पत्र इस बार विभाग ने बहुत अनिवार्य कर दिया है, जिसमें आप अपनी जमीन का डिक्लेरेशन करेंगे, सारी सूचनाएं देंगे, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक और जमीन की प्रमाणी। ये 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। इनको समय के साथ जमा कर दीजिए अभी 30 सितंबर के पहले तक, जिससे कि आपका सट्टा संचालन सही से हो सके। और जो भी आपके अभी सर्वे चूंकि खत्म हुआ है, डिस्प्ले आपका शुरू हो जाएगा। सभी जगह डिस्प्ले चल रहा है, सर्वे का प्रदर्शन हो रहा है। आप लोग अपना जाके देख लीजिए। अगर समय से आप नहीं पहुँच पाते हैं, सुपरवाइजर नहीं मिल पाता है, तो उससे मिल के फोन करके अभी अपना जो बना हुआ है सेक्टर, जो शेयर है आपका और जो पेड़ पौधा का रेशियो, वो सब देख लीजिए। अगर उसमें कोई विसंगति हो तो अभी आवेदन देके और उसका संशोधन करा लीजिए। जरूरत पड़े तो मौके पे डिलीट करा लीजिए किसान अपने खेत पे, क्योंकि अभी संशोधन हो गया तो आपको आगे सीजन में आसानी हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में क्योंकि इस बार बाद में शायद संभव ना हो डेटा में परिवर्तन, क्योंकि इस बार विभाग के उनका सर्वर उन्होंने स्थापित किया है, सारा डेटा वहाँ जाएगा। अब केवल समिति पर निर्भर नहीं है, मुख्यालय लखनऊ में आपका सारा डेटा सुरक्षा में अच्छे। अब आप आगे जाके आवेदन देंगे कि साहब हमारी पेड़ या हेक्टेयर छोटी है, तो वो संशोधन के बाद में दिक्कत करेगा। इसलिए 30 सितंबर के पहले आप आवेदन दें और संशोधन कराएं, क्योंकि गन्ना पैदा करना ये नहीं है सोल्यूशन। गन्ना बेचना और सही समय से बेचना, ताकि मिल की रिकवरी भी सुधरे, आपका समय से पेमेंट हो, उसके लिए जरूरी है कि आप ये काम नहीं करना है। घोषणा पत्र हम बोल नहीं पाएंगे, वो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा अपना बोलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास हो गया है। आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। श्रीमान आनंद कुमार वर्मा जी, आप अपना स्थान लेने की कृपा करें। हमारे बीच आने का क्रम जारी है। अभी हमारे मुख्य अतिथि भी आ जाएंगे निरंतर। अब एक गन्ने की बात हो रही है, तो हमेशा हमारे द्वारा एक कोचिंग के द्वारा एक गन्ना गौरव पुरस्कार दिया जाता है। हम गोला गौरव पुरस्कार पिछली बार हमने चीनी मिल में AK मिश्रा जी थे, वो बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे, उनको इसे पूरा गन्ना गौरव पुरस्कार भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। इसी क्रम में हम हमारे बीच हमारे ताऊ जी श्री राम भाई लाल करके आप उनको मंचासीन करने की कृपा करें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। इसके साथ और लगातार हमारे बीच सबके आने का क्रम जारी है। सब लोग कृपया स्थान ले लें। उधर कुछ कुर्सियां जो खाली हैं, वहाँ कुछ लोग लेकर खड़े हैं, उधर कुर्सियों पे बैठ कर हमारे श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, हमारे श्रीमान कलेक्टर सिंह जी, हमारे आदर्श शिक्षक कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान विवेश मिश्रा जी, श्री सौरभ जी, श्रीमान राम कुमार सिंह जी, हमारे श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी, और पीछे तक हमारी नजर जा रही है श्रीमान कृष्णाबाद जी, बड़े भाई श्रीमान अनिल सिंह जी, हमारे श्रीमान श्याम सिंह जी, और जहाँ तक दूर दूर तक हमारे चाचा श्रीमान वीरेंद्र वर्मा जी और श्रीमान संजय सिंह जी, दूर दूर तक जहाँ नजर जा रही है, सबका हम स्वागत करते हैं। सबने अपना बहुत अमूल्य समय यहाँ पर दिया है। एग्रीकल्चर के बच्चों का सम्मान है, एग्रीकल्चर के बच्चे सब आए हैं, उनको संभाषण भी दिया जा रहा है ताकि उनको संभाषण से उनका प्रोत्साहन किया जा सके, प्रेरणा की जा सके।
एक गोला में ज्ञान की गंगा, एक धीरज प्रयास, हमने एक सोच आई कि कौन सा सबसे मुख्य अपना प्रेरणा स्रोत जीवन में चुनता है हर व्यक्ति। हमने भी एक जीवन में लक्ष्य लेकर के प्रेरणा स्रोत चुना। हमने भगीरथ को प्रेरणा स्रोत चुना। कहते हैं भगीरथ प्रयास किसी चीज के लिए करने से वो कार्य सिद्ध होता है। गोला में कैसे ज्ञान की गंगा लाई जाए, कैसे ज्ञान का दीपक घर घर जले, वैसे के लिए भगीरथ प्रयास की जरूरत अपेक्षित है। तो वैसा प्रयास के लिए भगवान भोलेनाथ से हमेशा हम प्रेरणा मांगते रहते हैं, शक्ति मांगते रहते हैं कि वैसा एक प्रयास हो और विश्व में हम अपने ज्ञान के बल पर ही विश्व की महाशक्ति बन सकते हैं। क्योंकि मानव मस्तिष्क ही सबसे अद्भुत है। शरीर तो पशु के पास भी होता है। तो उसके लिए कैसे मस्तिष्क को फ्रूटफुल बनाया जाए, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण माइंड हमारे देश में हो, हमारे समाज में हो और राम राज्य की स्थापना हो सके। ऐसे के लिए हमने हमेशा चिंतन किया है। हमारे बीच प्रखर युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक हमेशा अपने समाज को समय देते हुए चल रहे श्रीमान शैलेश सिंह सैरू जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो नौनिहाल हैं इनको कुछ ऊर्जावान करने की कृपा करें। आप आए मंच पर। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के चेयरमैन रहे माननीय बड़े भाई सुरजनलाल वर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय पिछड़ा के उपाध्यक्ष माननीय इंद्रजीत सिंह यादव जी को और मंच में बैठे हुए कार्यकर्ता बंधु, मैं तीसरी बार आया हूँ, ये 5 बार विनीत जी कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैं विनीत जी को बधाई देता हूँ और उनकी माता जी को और उनकी पत्नी को। इसके लिए ये प्रेरणा उनकी माता ने देने का काम किया है और मैंने देखता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तब भोले शंकर की नगरी से एक ऊर्जा निकलना चाहिए। आज छात्रों के लिए हमारी सरकार भी हम लोग कर रहे हैं। अब छात्रों को भी आगे आना चाहिए। गोला का नाम हिंदुस्तान के अंदर कैसे नंबर 1 होना चाहिए, नए जवानों को ही करना चाहिए। मैं विनीत जी को बहुत बधाई देता हूं। अपनी सरकार की तरफ से अगली बार विनीत जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके आप भी ये आप कर रहे हो, इसको कुछ कराने का काम हम करेंगे। आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं को, छात्रों को, नौजवानों को बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत जनता पार्टी। खेती कर रहे हैं तो खेती के लिए जमीन की जरूरत होती है हमें, लेकिन आज हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि केवल जमीन पे आज खेती नहीं हो रही। आज हम पानी में भी खेती कर रहे हैं, हवा में खेती कर रहे हैं। पानी में खेती करने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बड़े बड़े होटलों में आज की डेट में उनके पास जमीनें नहीं है, वो पानी टैंक भरते हैं और टैंक में यूरिया डाल देते हैं, फास्फोरस सबको डाल देते हैं और उसी टैंक में ऊपर एक जाल बना करके और ऊपर पौधा लगा देते हैं। उनकी जड़ें पानी में होती हैं और वो पौधे चलते हैं और उससे सब्जी काट करके और वो होटल में सब्जियां बनाते हैं। तो ऐसी खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, उसको जल में खेती करना कहा जाता है। अभी हमारी आंटी जी की रिक्वेस्ट थी कि आप ऐसा बच्चों को बताएं आज कुछ 2 दिन को। इसके अलावा हवा में भी हमारे जड़ें क्या करती हैं, जो पौधे लगाए जाते हैं, एक झाड़ के पौधे लगा दिए जाते हैं, उनकी जड़ें हवा में रहती हैं और उन जड़ों पर स्प्रे करते हैं। स्प्रे जब करते हैं तो वो जड़ें उसको शोषित करती हैं पानी को और उस पानी में सभी पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जितने पोषक तत्व, उन पोषक तत्व को लेकर के पौधे बढ़ते हैं और उनसे भी खेती होती है। तो उसको एरोपोनिक्स कहते हैं। हमारे यहाँ छतों पर खेती होती है।
पहले क्या माना जाता था, वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो पौधों में जो ये फल आते हैं ये जमीन से तत्व लेकर के आते हैं, लेकिन आज का जो वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है कि जो फल बनते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ बनता है वो जमीन से नहीं किया जाता, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनता है। तो आज की हमारे बीच उमेश तिवारी जी और अविनाश जी आज के आपका स्वागत है। तो ये प्रकाश संश्लेषण से होता है, और जब प्रकाश संश्लेषण की बात पर जाते हैं तो जमीन का महत्व घट जाता है। तो हम जमीन पर ना दे करके हम आज साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रही है उस आधार पर आज एरोपोनिक्स भी चल रही है, आज हाइड्रोपोनिक्स भी चल रही है। तो आपने बताया, हमने विषय इसका रखा कि किस तरीके से आप जो है इसमें इसके साथ हमारे उमेश तिवारी जी आप आए बैठना आगे सामने की कृपा करें। हमारे जी चाचा श्री वीर सिंह जी बैठे हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कुछ हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। का जो भव्य आयोजन हो रहा है कार्यक्रम, उसके कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए हमारे अनुज श्री शिवराजी वर्मा जो भूल विकास बैंक के प्रबंधक रह चुके हैं, अनुज हमारे यादव जी और हमारे पूर्व लाभ सिंह भदौरिया जी, सरदार जी, अन्य सभी मंच पर बैठे हुए बंधु, अन्य विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, साथ ही सभा में उपस्थित सभी कर्मचारी, बहने, प्रिय बच्चों, ये संस्थान जो है उसका उद्देश्य बड़ा पवित्र है, व्यापक है, अहम है। मित्रों, लोग इसी के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं, लेकिन जो सोचते वो बंधन होते हैं। लोग अपने तक सीमित है। वर्तमान समय की जो परिभाषा है वो थोड़ा दूसरे प्रकार की हो गई है, लेकिन प्रिय विनीत जी ने अपने विषय में जब आकलन किया, समाज के लिए देखा, तो सोचा क्यों ना कुछ किया जाए ताकि हमारे समाज के लिए नई दिशा मिले। ये बहुत बड़ा काम है। अपने बारे में कभी सोचते हैं, लेकिन समाज के बारे में सोचना एक बहुत बड़ा काम है, सोचना बड़ा काम है। इन्होंने किया है और कर रहे हैं। जब ये कॉन्सर्ट हुए और लोगों को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, बच्चे कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, इस पर चिंतन किया और चिंतन करने के उपरांत इन्होंने उस चीज को परिभाषित किया। आपने हम प्रस्तुत किया, आपने उसको योगदान दिया और इस प्रकार से 1 और 1 11 होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये संस्थान जो है निरंतर कर रहा है। हमारा आशीर्वाद है कि ये संस्थान है, जो उद्देश्य का है वो बहुत ही अहम है और उसके लिए निरंतर गति पैदा हो, ऐसे भी ऐसा शुभकामनाएं हैं श्री विनीत जी के द्वारा। जो योगदान हो रहा है समाज के लिए, वो अपने पड़ाव पर पहुँचे और समाज में एक नई दिशा अग्रसर हो, बच्चे प्रतिभावान बने, समाज की नए आयाम मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन शब्दों के साथ प्रिय भदौरिया जी के लिए, इनके संस्थान के लिए, बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद है कि वो निरंतर नए आयाम स्थापित करें और निरंतर आगे बढ़ें। इन शब्दों के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत, जय। हमारे माननीय सांसद श्रीमान रवि प्रकाश वर्मा जी के सहकार्य में आपके विचार हमको मिलेंगे। आज हम इस प्रांगण में विराजमान हैं, देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इस बीज को हम लोगों ने
हम लोगों ने वो भी दिन देखे हैं कि जब बहुत मुश्किल 5-10 कुंटल गेहूं या धान पैदा होता था। आज तो लगाने की विधि आ चुकी है। पहले ऐसे बोया जाता था धान, लेकिन जिस प्रकार से आज उत्पादन बढ़ा है, इसके पीछे सब वैज्ञानिकता है। अगर वैज्ञानिकता न होती तो आज हमारा देश इस बढ़ती हुई जनसंख्या में भोजन के लिए तरस रहा होगा। आज हमारा किसान जिस प्रकार से मेहनत मजदूरी कर तमाम समस्याओं को झेलते हुए भी अन्न पैदा कर पूरे विश्व का पेट भर रहा है, इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं। हम जब 1981 में BSc की ऑनर्स करके निकले, उस समय भी बहुत समस्या थी रोजगार की। बेरोजगार तब भी थे, बेरोजगार आज भी हैं। इतना सब कुछ होने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ठेकेदारी की, नहीं काम चला, रेडियो टीवी की दुकान खोली, खेती भी करते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि खेती ये अन्नदाता जो किसान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। खेती के द्वारा ही हम अपना जीवन यापन करते हुए आज इस मोड़ पर हैं। पत्रकारिता के तमाम वर्षों के बाद खेती के द्वारा ही हम जीवित हैं। बाकी तो कहने को हम पत्रकार हैं, पत्रकारिता में क्या मिलता है हमसे ज़्यादा कौन जानता। कहीं मोर्चे का हाल कफन जानता है, वही हाल आज तक की पत्रकारिता में है। या तो दिल्ली मुंबई बड़े बड़े जगहों की पत्रकारिता करो, छोटे जगहों में पत्रकारों का कोई पूछने वाला नहीं। अगर किसी से कह दो कि भैया साल भर में कम से कम 2000 का ही विज्ञापन दे दो, तो ऐसा मुंह बनाता है जैसे कि बहुत बड़ी दुनिया मांग ली गई हो। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इससे किसका परिवार चल रहा है। ठीक है, हमारे किसान भाई अपने आजकल के नए युग में जब आज खेती के लिए मारामारी मची हुई है, तमाम कृषि उत्पादकता क्षेत्र जहाँ आज बिल्डिंगें खड़ी हैं, जिसके चलते जमीन का अभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। छोटे किसान मजबूरन खेती बेचकर बड़े किसान, जिनको कहा जाए जिनके पास हजारों एकड़ बड़े बड़े फार्म हैं, सब उसी में विलीन होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोग हिम्मत न हारिए, आप खेती करते रहिए, आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, भूखों नहीं मरेंगे। सबसे बड़ी सफलता यही है कि खेती हमें देती ही देती है, और उसको हम धरती माता कहते हैं, जिसके सीने में बीज बोलकर हम आपके को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे पीछे बहुत वक्ता होंगे, मैं समझता हूँ कि आज कुछ अस्वस्थता भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर विराम दूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय संतोष जी भाई साहब से हम निवेदन करेंगे अंदर आ जाए और मंच माइक आपका इंतजार कर रही है, आते ही आपका स्वागत है और संभाषण आप बच्चों का आशीर्वाद देने की कृपा करें। आइए, आप राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अपने जिले में जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा संगठन है, पूरे देश का संगठन है,
आप उसके जिलाधीश के नाते यहाँ पधारे हैं, आप आए हमारे बच्चों को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय श्री संतोष कुमार मौर्य जी, आइए सर। नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे ज्येष्ठ भ्राता गण, सामने पुण्यकेश कोचिंग के वार्षिकोत्सव में आए हुए समस्त माताएं बहनें, विद्यार्थीगण, पत्रकार बंधु, सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, उनको नमन वंदन करता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, विनीत जी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अध्यापन के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, अन्य सामाजिक कार्यों के माध्यम से लगातार उनका प्रयास रहता है कि समाज आगे बढ़े। इसी दशा में ये जो हम लोगों के विद्यार्थी जीवन से लगा के और छात्र जीवन से लगा के आगे समाज जीवन तक जो अध्यापन का कार्य है, ये सबके द्वारा होता है। इसी बिंदु पर मैं दो बिंदुओं को मैं उठाना चाहूंगा कि संस्कार और शिक्षा हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक होती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी समस्या को आप लोग देखिए, इस देश में जो भी समस्या है उस समस्या में से आप कोई एक समस्या चुन लीजिए जो आपको सबसे बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी समस्या लगती है। उस समस्या के जब आप मूल में जाएंगे और उस समस्या को जब सोचेंगे कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है और उस समस्या को कैसे सुधारा जाए, तो अंत में जो विचार बन के आएगा, निकल के आएगा, वो यही आएगा कि व्यक्ति नहीं सही है, इसी के नाते ये समस्या उत्पन्न होती है। अब उस व्यक्ति की सोच कैसे सही हो, इसके लिए सब लोग कहेंगे कि हम उस व्यक्ति को शिक्षित करें, उस व्यक्ति को संस्कारित करें, या उस व्यक्ति को ऐसा कुछ बताया जाए कि वो व्यक्ति इस लायक अपने कर्तव्यों को समझे, अपने और अच्छा कार्य करे। लेकिन वो अच्छा कार्य भी कैसे करेगा? मान लो आपने किसी को सिखाया 50 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, तो एक वही व्यक्ति शिक्षित संस्कारित हो पाएगा और सुधर पाएगा। अगर यही बातें जो हम कह रहे हैं कि 50-60 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में व्यक्ति को बताया जाए, तो इससे अच्छा है कि वही व्यक्ति को बातें हम बचपन से ही सिखाएं। जो जब शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में बच्चा जाता है, तभी से अगर वो सीखना शुरू करे, जिसके कारण ही शुरू से उसी को बनाने के लिए ही एक शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ और धीरे धीरे आकर कितनी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद लोगों में विकास हुआ है। बहुत एक ऐसे आपने देखे होंगे परिवार जो इनको खाने के लिए, रोटी और कपड़े पहनने के लिए पैसे, मतलब कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आज से 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष पहले का उदाहरण ले लीजिए। आपके घरों के आसपास के बहुत लोग होंगे 10-10 किलोमीटर, 15-15, 8-8 किलोमीटर रोज पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूलों का अभाव था। सरकार का इतना पैसा नहीं था कि इतने ज्यादा स्कूल बना सके। चप्पलें भी लोगों के पास होती थी, फिर भी उन लोगों ने अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को शिक्षा ग्रहण कराई। आज वो सभी लोग कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाए, नई नौकरी पाए, पढ़ने लिखने के बाद मस्तिष्क विकास हुआ, अपना बिजनेस किए और कहीं ना कहीं वो समाज जीवन में आगे बढ़ पाए। शिक्षा ही एक ऐसी मास्टर चाबी थी जिसके कारण व्यक्ति ने अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया। नहीं तो बहुत लोग उसी समय अपना कार्य करते रहे। शिक्षा को उन्होंने बेकार की चीज समझी,
कहीं ना कहीं धीरे धीरे राजा महाराजाओं को भी छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके परिवार का धीरे से गिरावट आई, उनका पतन हुआ। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है, और शिक्षा के साथ साथ में जितनी शिक्षा और एजुकेशन इसको कहते हैं आवश्यक है, संस्कार उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि केवल शिक्षा पाने से हम नौकरी पा जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन हम संस्कार नहीं अपने में ले पाते हैं। हम सब के लिए आवश्यक है कि जो भी बालक बालिकाएं जो हैं हमारे समाज में भी बहुत से ऐसे 2-4% हैं, हालांकि सर्व शिक्षा अभियान चला तमाम